इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके पहले इसी चैनल पर स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के संदर्भ में एक वीडियो है, एक वीडियो इक्विलिब्रियम के संदर्भ में है, एक वीडियो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में है। और यदि ये सभी वीडियोज आप इस वीडियो को देखने के पहले देख लेते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं तो स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने में आपको बहुत सुविधा होगी और अच्छी तरह से आप इसे समझ पाएंगे। वैसे जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम उन सभी तथ्यों का जो पिछले वीडियोज में हैं वहाँ विस्तार से हैं, लेकिन उनका हम उल्लेख यहाँ करेंगे यदि उनकी कहीं आवश्यकता हमें पड़ेगी तो। पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की चर्चा कर लें। और जब हम स्टैटिक या स्थैतिक और प्रायोगिक या डायनेमिक की चर्चा पीछे की है तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि स्टैटिक्स जो है वो एक टाइमलेस कंसेप्ट है जिसमें हम समय पर ध्यान नहीं देते, जैसे प्रोफेसर हिक्स कहते थे। और डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो है वो समय तत्व वहाँ महत्वपूर्ण होता है, अर्थात हम अध्ययन करते समय समय पर ध्यान देते हैं। और ये भी हमने देखा है कि बिना समय के परिवर्तन संभव नहीं है, और जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ पर समय का आना या समय का होना आवश्यक है। और इस दृष्टि से सरलतम रूप में हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें समय तत्व का मतलब विभिन्न समय अवधियों या विभिन्न समय बिंदुओं का हम अध्ययन जहाँ करते हों, तो स्थैतिक में हम किसी निश्चित समय पर का अध्ययन करते हैं और जिन चरों या वेरिएबल या इकोनॉमिक वेरिएबल का अध्ययन करते हैं वे सभी चर एक निश्चित समय से संबंधित होते हैं और ये टाइमलेस कंसेप्ट होता है। डायनेमिक में विभिन्न चर अलग अलग समयों से संबंधित हो सकते हैं, और दूसरा ये है कि उनके बीच जो कार्य कारण का संबंध होता है और उस कार्य कारण संबंध में कहीं भी किसी भी समय में किसी चर में कोई परिवर्तन होता है तो वो दूसरे चरों पर प्रभाव डालता है, और वो चर दूसरे समय के होते हैं उस समय के नहीं होते। और इस प्रकार से एक प्रोसेस होता है जिसमें चेंज या परिवर्तन होता है। तो इस प्रक्रिया में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो विभिन्न चरों के बीच में कार्य कारण के संबंध होते हैं, और दूसरा ये है कि विभिन्न चर विभिन्न अलग अलग समय बिंदुओं से संबंधित होते हैं और हम वहाँ पे परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन एक समय अवधि में होता है या समय के साथ होता है, तो वहाँ हमारे लिए समय महत्वपूर्ण होता है। तो इस दृष्टि से जब हम चर्चा करेंगे तो जब इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं तो सामान्य तौर पर जब हम संस्थिति की चर्चा करते हैं तो स्पष्टतः हमने देखा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो दो परस्पर विरोधी शक्तियों को समायोजित करती है, और एक दूसरे के जो प्रभाव होते हैं वो एक की शक्ति दूसरे के प्रभाव को समाप्त करती है, और नेट जो इफेक्ट उसका होता है शुद्धतम वो शून्य होता है, और जैसी स्थिति पहले रहती वैसी बनी रहती है। और यदि ये किसी समय रहित धारणा हो तो इसका मतलब है किसी निश्चित समय बिंदु पर जिन चरों का हम अध्ययन करते हैं वे सभी चर निश्चित स्थिर होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और दो परस्पर विरोधी शक्तियों का वहाँ सामंजस्य होता है।
और ऐसी स्थिति में जो स्थिति रहती है वो निरंतर वैसे ही बनी रहती है। इस स्थिति को हम लोग अस्थैतिक स्थिति कहते हैं। तो सामान्य रूप में देखें तो जो इक्विलिब्रियम जिस संदर्भ में हम उसको संस्थिति को पढ़ते हैं वही एक तरह से अस्थैतिक संस्थिति है, यदि हम इसमें समय की अवधारणा को सम्मिलित नहीं करते हों, परिवर्तन को सम्मिलित नहीं करते हों। तो उस दृष्टि से हम अस्थैतिक अर्थशास्त्र को अस्थैतिक संतुलन के उसी रूप में देख सकते हैं जैसे हमने संस्कृति पढ़ा है। और उसे आप इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने संस्कृत की चर्चा की है वहाँ डिटेल संस्कृत के बारे में जान सकते हैं। और जहाँ हमने देखा है कि ऐसी स्थिति में सभी चर एक निश्चित मात्रा उनकी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सभी चर अपने व्यवहार से संतुष्ट होते हैं और सभी चर अपने ऑब्जेक्ट को या लक्ष्य को अधिकतम करने का प्रयास करते होते हैं। और क्योंकि ये स्थिति सबके लिए सर्वोत्तम होती है, इस नाते कोई भी इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद छोड़ना नहीं चाहता। तो ये अस्थैतिक स्थिति है। और इस अस्थैतिक स्थिति को हम दो भागों में बांट के आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक स्थिति ऐसी जिसमें समय तत्व नहीं होगा, तो ये स्टैटिक स्थिति होगी। एक दूसरी स्थिति है जो मतलब इस दृष्टि से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हम इसको किसी वैयक्तिक इकाई के संदर्भ में देखेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, और उसका हम संतुलन देखेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्योंकि इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के संतुलन को यदि हम देखते हों और ये संतुलन अगर किसी एक निश्चित समय का हो जिसमें परिवर्तन संभव न हो या हो नहीं रहा हो और संस्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती हो, तो वैसी स्थिति को हम इसको कहेंगे ये अस्थैतिक है और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। इस नाते इस संस्थिति को हम माइक्रो स्टैटिक कह सकते हैं, माइक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यही संस्थिति अगर पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, जिसको हम एग्रीगेट या समग्र कहते हैं, या अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े समग्रों से संबंधित हो और उनके जो उनको निर्धारित करने वाले विभिन्न जो वेरिएबल्स हों वे सब संतुलन की स्थिति में हों, तो ऐसे संतुलन को फिर हम समष्टि अस्थैतिक संतुलन कहेंगे, जिसको हम मैक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को दो भागों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। एक को हम कहेंगे माइक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहेंगे मैक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक चित्र है, देखिए, ये माइक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है और जिसमें किसी एक वस्तु के मूल्य के निर्धारण की बात की जा रही है और उस वस्तु का मूल्य उसी वस्तु के मांग और पूर्ति से संबंधित है। और दूसरी जो स्थिति है तो ये तो माइक्रो है क्योंकि एक वस्तु है और उसी वस्तु का मूल्य और उसी वस्तु की मांग, उसी वस्तु का मूल्य, उसी वस्तु की पूर्ति है। तो ये माइक्रो स्थिति होगी। और अगर हम इक्विलिब्रियम की स्थिति देखें और ये इक्विलिब्रियम समय रहित हो, कहने का मतलब जो विभिन्न चर हैं वो सब एक ही समय से संबंधित हों, तो हम कहेंगे कि ऐसी इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक कहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है कि ये देखिए, इस पर प्राइस है, इस पर डिमांड और सप्लाई है। जैसा सामान्यतः मांग वक्र होता है किसी एक वस्तु का, उसमें जो डिमांड कर्व है, देखिए लिखा हुआ है डी टी। टी जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है और टी का मतलब है वर्तमान समय से। डी टी फंक्शन ऑफ पी टी, मतलब मांग जो है मूल्य पर निर्भर है और जिस समय की मांग है उसी समय का मूल्य है, अर्थात यहाँ पर समय एक ही है दोनों चरों के संदर्भ में। उसी तरह से पूर्ति के लिए लिखा हुआ एस टी इज इक्वल टू जी पी टी। ये जी का मतलब फंक्शन है, लेकिन जानबूझ के मैंने आपको समझाने के लिए दिखाने का प्रयास किया है कि क्योंकि मांग और मूल्य के बीच का जो संबंध है वो दूसरे तरह का है,
मूल्य के गिरने पर मांग बढ़ती है, इस तरह का संबंध है। लेकिन पूर्ति का जो संबंध है वो उल्टा है, मांग मूल्य के गिरने पर पूर्ति घटती है, मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। तो क्योंकि दोनों संबंध अलग अलग हैं, इस नाते उस संबंध को अलग अलग दिखाने के लिए दोनों जगह मैंने एफ नहीं लिखा है, एक जगह एफ लिखा है, एक जगह जी लिखा है। इसका मतलब है कि ये संबंध एफ एक विशेष तरह का है और ये संबंध उससे इतर या दूसरे तरह का है। और मांग पूर्ति के इन संबंधों को सामान्यतः, जैसा कि आप जानते हैं, मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ और पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ है। और एक ई बिंदु है जिस पर दोनों विरोधी शक्तियां जो आपस में सामंजस्य स्थापित करती हैं। और इस स्थिति में जो मूल्य क्रेता देना चाहता है और जो मूल्य विक्रेता या उत्पादक प्राप्त करना चाहता है, दोनों मूल्य बराबर हैं। सप्लाई प्राइस और डिमांड प्राइस उनके वक्रों के माध्यम से स्पष्ट है और इसलिए ये संतुलन की स्थिति है, क्योंकि ये एक निश्चित मूल्य है और उस निश्चित मूल्य पर उस वस्तु की निश्चित मांग है, निश्चित पूर्ति है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये संतुलन के बिंदु उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों के लिए वांछनीय है, क्योंकि जितना मूल्य वो प्राप्त करना चाहता है उत्पादक उतना मिल जाता है, जितना मूल्य उपभोक्ता देना चाहता है उतना ही मूल्य उसको देना पड़ता है। इस नाते दोनों संतुष्ट हैं और इस नाते ये इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी और हम इसको माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, क्योंकि यह किसी विशेष एक वस्तु की मांग और पूर्ति और उसके मूल्य के संस्थिति या इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी इक्विलिब्रियम माइक्रो इक्विलिब्रियम का मतलब संपूर्ण का, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। और ऐसी स्थिति में हम अर्थव्यवस्था के एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के कुल व्यय को और अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन या कुल आय को देखेंगे। और इस कुल मांग को जो निर्धारित करने वाले तत्व होंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, और अगर हम सरकारी क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लें तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और भी जोड़ेंगे तो विदेशी क्षेत्र भी आ जाएगा, उसको हमने यहाँ इग्नोर किया है। तो हमने क्षेत्रीय मॉडल के 3 मान के चल रहे हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था क्लोज्ड है और विदेशों से कोई लेन देन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कुल व्यय होगा वो 3 का योग होगा, कुल उपभोग का, कुल निवेश का और कुल सरकारी व्यय का। और इसको ये पूरी अर्थव्यवस्था के समग्र उपभोग, समग्र निवेश और समग्र सरकारी व्यय को दिखाएंगे और इस नाते ये विश्लेषण माइक्रो होगा। और जो संतुलन होगा, जैसा कि हम राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, ये संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर समग्र मांग का वक्र जो है वो 45 अंश की रेखा को काटता है। 45 अंश की रेखा के काटने का अर्थ ये होता है कि इस बिंदु पर समग्र आय समग्र व्यय दोनों बराबर होंगे। अर्थात समग्र मांग का वो बिंदु जिस पर समग्र आय और समग्र व्यय बराबर होंगे वो 45 अंश की रेखा पर ही निश्चित होगा, क्योंकि दोनों तरफ रेखागणित में हम जानते हैं कि 45 अंश की रेखा जो है वो पूरे इस हिस्से को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और उसके किसी भी बिंदु पर वाई अक्ष और एक्स अक्ष की दूरियां बराबर होती हैं। तो वाई अक्ष पर क्योंकि कुल व्यय या कुल समग्र मांग को दिखाया गया और वाई अक्ष नीचे वाले एक्स अक्ष पर जो है कुल आय या उत्पादन को दिखाया गया है, इस नाते जिस बिंदु पर समग्र मांग वक्र 45 अंश की रेखा को, जिसको हम वाई बराबर ही कहते हैं, जिस पर आय और व्यय समग्र व्यय बराबर होते हैं, वहाँ पे संतुलन होगा। और इस संतुलन बिंदु को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, इस पर एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है C + I + G। पहले हम बता चुके हैं, ये समग्र व्यय है अर्थव्यवस्था का, ये 45 अंश की रेखा है। इसके इस E1 बिंदु पर ये समग्र मांग का वक्र इसको काटता है। इसी बिंदु पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा और इस पर कुल मांग होगी, समग्र मांग या कुल व्यय होगा O से लेकर D1 तक और इस पर कुल उत्पादन होगा O से लेकर N तक। और ये वो D1 और वो N बराबर होंगे क्योंकि ये 45 अंश की रेखा पर स्थित बिंदु समग्र मांग और समग्र व्यय जो दोनों परस्पर विरोधी शक्तियाँ हैं वो समायोजित होंगी। इस बिंदु पर संतुलन होगा और ये संतुलन माइक्रो होगा क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के समस्त चित्र को या कुल आय और कुल व्यय को प्रतिनिधित्व करता है। और क्योंकि ये किसी एक ही समय का सब कुछ है, इसमें हम समय अवधि को नहीं ध्यान रहे, किसी एक निश्चित समय पर समग्र आय समग्र व्यय की बराबरी का जो बिंदु है वो स्टैटिक है। और क्योंकि ये समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इस नाते ये
माइक्रो है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम माइक्रो डायनेमिक कहेंगे, माइक्रो स्टैटिक कहेंगे, और पहले वाले को हम माइक्रो स्टैटिक कहेंगे। तो हम स्टैटिक को दो भागों में विभाजित करके भी इस रूप में देख सकते हैं। अब आइए डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। अब आपको पहले डायनेमिक की वो सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि डायनेमिक कब होती है, डायनेमिक की क्या स्थितियां हैं। और हम पहले आपको बता चुके हैं कि डायनेमिक के लिए समय तत्व का आना अनिवार्य है, और डायनेमिक तभी होता है जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन समय के साथ होता है। इस नाते जिन चरों या वेरिएबल्स का हम अध्ययन करेंगे, ये चर अब की बार अलग अलग समयों से संबंधित होंगे, अर्थात कम से कम दो चर ऐसे होंगे जो एक समय का चर दूसरे समय के चर को निर्धारित या प्रभावित करेगा। और जब ऐसा होगा और निर्धारित प्रभावित करेगा तो इसका मतलब दोनों में कार्य कारण का संबंध है, काजल रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन है, और ये दोनों चर अलग अलग समय से संबंधित हैं। और जब अलग अलग समय से संबंधित हैं तो समय के साथ, क्योंकि एक दूसरे पर कार्य कारण का संबंध है, इस नाते एक में अगर कहीं परिवर्तन होता है तो समय के साथ परिवर्तन होगा। और इस प्रकार अगर ढेर सारे चर हैं तो ये सारे चर एक दूसरे को कार्य कारण संबंध के रूप में प्रभावित करके और अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन दो तरह का हो सकता है। इस परिवर्तन में हो सकता है एक निश्चित दर से परिवर्तन हो, और अगर एक निश्चित दर से सभी चरों में परिवर्तन हो तो इसका मतलब है कि विभिन्न चरों के बीच जो सामंजस्य की स्थिति है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। तो अगर ऐसा हो तो तब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की स्थिति है। और अगर ऐसा न हो तो उतार चढ़ाव आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगे, जो टेट साइकिल के थियरीज में हम पढ़ चुके हैं। तो या जहाँ पर हमने पीछे पढ़ा है डायनेमिक इकोनॉमिक्स, वहाँ भी इसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो जब फ्लक्चुएशंस आएंगे तब तो संस्थिति नहीं होगी। इसका मतलब समय के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इक्विलिब्रियम बनी रहे और या तो उसमें उतार चढ़ाव आए। जब इक्विलिब्रियम बनी रहेगी तो हम इसको कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम तभी बनी रहेगी जब ये विभिन्न समय बिंदुओं से जो संबंधित चर हैं उनमें जो कार्य कारण संबंधों के कारण जो परिवर्तन हो, वो परिवर्तन इस तरह का हो कि सभी चर एक ही दर से बढ़ते जाएं, बढ़ें या घटें, जैसी भी स्थिति हो, एक दर से समान दर से परिवर्तन अगर हो तो हम कहते हैं समय के साथ परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम बनी हुई है। और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यहाँ पर जब हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे और जब डायनेमिक की बात कर रहे थे तो एक चीज़ पर ये जोर दिया गया, जैसा कि प्रोफेसर हिक्स ने दिया था, कि वी कॉल दोज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज डायनेमिक्स वेयर एवरी क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड, जहाँ पर सभी जो मात्राएं या हमारे चर हैं वो विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित होते हैं। और इसी को रेगनार फ्रिस की परिभाषा से भी आप डायनेमिक्स पिछले वीडियो में डिटेल्ड है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने की बात है जिस पर प्रोफेसर जे.के. मेहता ने ध्यान दिलाया, और वो ये कि केवल समय तत्व के आ जाने से कोई स्थिति जो है डायनेमिक नहीं हो जाती। डायनेमिक के लिए परिवर्तन होना आवश्यक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि समय के साथ भी परिवर्तन न हो, और अगर समय के साथ भी परिवर्तन न हो तो ये स्थिति तो स्टैटिक होगी। और इस नाते जब वो स्टैटिक की परिभाषा कर रहे थे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो उन्होंने कहा था कि जो उनकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टैटिक इक्विलिब्रियम की परिभाषा देखिए, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम which maintains itself outside the period of time under consideration। अर्थात जिन समय अवधि का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समय अवधि के बाद भी अगर अर्थव्यवस्था या कोई भी जिस भी निकाय या जिस भी समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं वो यथावत बनी रहे, अर्थात अगर संस्थिति एक समय अवधि के बाद भी बनी रहे तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और यहाँ देख लीजिए समय अवधि वो बता रहे हैं
और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल समय अवधि के आने से आप ये नहीं कह सकते कि ये डायनेमिक है। डायनेमिक के लिए समय अवधि के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। और इस रूप में उन्होंने कहा कि अगर किसी समय अवधि के बाद भी इक्विलिब्रियम बनी रहती है तो हम कहेंगे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, अगर वो बदल जाती है तो हम इसको डायनेमिक का नाम देंगे। तो ये एक तरह से और सबके परिभाषाओं से प्रोफेसर मेहता के विचार इस रूप में थोड़ा भिन्न है। लेकिन सामान्यतः हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर चरों में कार्य कारण के संबंध हैं और अगर समय के साथ इनमें जो है परिवर्तन होंगे और परिवर्तन होंगे तो समय के साथ ये माना जाता है कि डायनेमिक स्थितियाँ होंगी। और अगर डायनेमिक स्थिति में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है तो हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो क्योंकि डायनेमिक की हम चर्चा कर रहे हैं इस नाते इसी समय हम आपको माइक्रो डायनेमिक्स बता दे रहे हैं। जो अभी हमने मैक्रो डायनेमिक पढ़ा है और अब हम ये ऊपर वाली जो स्थिति थी उसमें ये पहले वाली ये जो थी ये माइक्रोस्टैटिक की स्थिति, क्योंकि इस संतुलन के बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब हम इतनी डायनेमिक पढ़ रहे हैं तो इस चित्र को हम तुरंत आपको यहाँ पर माइक्रो डायनेमिक्स को समझाने का प्रयास करते हैं। और माइक्रो डायनेमिक्स में ये होगा कि विभिन्न चरों में कार्य कारण के संबंध होंगे और इस कार्य कारण संबंध के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक जो चर होंगे उनमें परिवर्तन होगा। और अगर ये परिवर्तन सभी चरों में एक ही दर से हो तो ये जो संतुलन है इसको हम माइक्रो डायनेमिक कहेंगे, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन इस नाते माइक्रो है और क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा ये डायनेमिक होगा और क्योंकि संतुलन बना रहेगा इस नाते ये इक्विलिब्रियम होगी। तो ये होगी माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि समय के साथ विभिन्न चरों में जो कार्य कारण संबंध हैं उनके कारण एक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होगी जिसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करके समय के साथ आगे परिवर्तन करता जाएगा। और अगर उस प्रोसेस को हम दिखाएं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा और कैसे एक चर दूसरे चर को प्रभावित करते हुए परिवर्तन करते हैं तो उसे देखा जा सकता है। और हम अगर आपको उस रूप में समझाने दिखाने का प्रयास करें तो देखिए प्रक्रिया ये होती है। ये चित्र है, इसमें नीचे वाली जो स्थिति है C+I+G, वही चित्र ऊपर वाला है नीचे समग्र अर्थव्यवस्था का चित्र है और ये समग्र मांग का प्रदर्शन है इस वक्र के द्वारा। और ये प्रारंभिक वक्र है जिसमें किसी चर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस दृष्टि से आप ये समझें कि इस इक्विलिब्रियम का ये जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पे है। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और इक्विलिब्रियम की स्थिति में यहाँ E1 पर हम इक्विलिब्रियम में हैं। अब अगर इन चरों में किसी एक में परिवर्तन हो जाए, अर्थात या तो समग्र उपभोग बढ़ जाए या तो समग्र निजी निवेश बढ़ जाए और या तो सरकारी व्यय बढ़ जाए। यहाँ पर हम सरकारी व्ययों को मान के चलते हैं कि ये जनरली स्वायत्त होते हैं और ये सरकार के नीतियों पर निर्भर करते हैं और वो अपने आय व्यय को कभी भी घटा बढ़ा सकती है। तो अगर हम सरकारी व्यय में वृद्धि कर दें तो होगा क्या? सरकारी व्यय में वृद्धि करने का मतलब हुआ है कि उतना पैसा अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा जब ये व्यय होगा विविध रूपों में, और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। और जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अब समय के साथ जो होगा परिवर्तन वो ये होगा कि जब डेल्टा जी में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था के इस समग्र आय में वृद्धि हो जाएगी। ये आप पीछे राष्ट्रीय आय के निर्धारण में पढ़ चुके हैं। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आप जानते हैं कि इसी आय पर हमारा उपभोग निर्भर करता है। इस नाते अगले चरण में समग्र उपभोग में भी वृद्धि होगी। यहाँ ध्यान रखिए कि ये अगले चरण को प्रभावित करता जा रहा है, अर्थात समय के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होगा आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ने में एक समय लगेगा। और अगर आप ये मान के चलें कि पिछली जो आय बढ़ी है उसके कारण अगले साल का उपभोग बढ़ेगा तो ये हो गया टाइम लैग की, इसमें आपने ध्यान दे दिया और दो चर दो समय बिंदुओं से संबंधित हो।
और यहाँ पर आप ये भी पढ़ेंगे, जब उपभोग बढ़ेगा तब इस बढ़े हुए उपभोग को पूरा करना होगा, और उस उपभोग को पूरा करने के लिए अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि ये निवेश इसलिए हो रहा क्योंकि मांग बढ़ी है, अगर मांग न बढ़ती तो निवेश न होता। तो ये निवेश जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, अपने आप हुआ है। लेकिन अब उपभोग बढ़ने के कारण जो निवेश होगा ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये इंड्यूस्ड होगा और इसमें चेंज होगा, वृद्धि होगी। अब कितनी वृद्धि होगी ये भी आप पढ़ के आए हैं पीछे, कि जो वृद्धि होती है जितना उपभोग, जितनी निवेश होगा, निवेश कितना होगा, कह रहे हैं जितना उपभोग बढ़ा है उसकी उतना उपभोग को पूरा करने के लिए हमको बहुत अधिक पूंजी की ज़रूरत होगी, अर्थात जितना उपभोग बढ़ा है उसके कई गुना पूंजी की ज़रूरत होगी तुरंत विनियोग के लिए। इस नाते ये निवेश जो है बहुत ज़्यादा होगा त्वरक के कारण, एक्सेलरेटर इफेक्ट के कारण। और जब ये निवेश बढ़ेगा तो आय में और अधिक वृद्धि होगी अगले चरण में, और इस प्रक्रिया से ये बढ़ने का क्रम जारी रहेगा। मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन मांग बढ़ने से उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ जाएगा इतना ज़्यादा सारी मांग को पूरा करने के लिए। तो ये प्रक्रियागत रूप में धीरे धीरे बढ़ता हुआ समय के साथ हम अगली संस्कृति की ओर पहुँचेंगे। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का जब हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी समय के साथ साथ, उसको हम कहेंगे ये डायनेमिक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम की स्थिति हो तो हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इस प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, और इक्विलिब्रियम के लिए हमको थोड़ा हल्की फुल्की जो है गणितीय समीकरणों का प्रयोग करना होगा, जो हम आपको इसके आगे समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस रूप में इस प्रक्रिया को अगर आप देखने का प्रयास करें तो देखिए ये हुआ कि C+I+G था ये, और अब अगर सरकारी व्यय बढ़े और हमने माना कि सरकारी व्यय इतना बढ़ जाए जो डेल्टा G है, तो ये समग्र मांग का वक्र ऊपर शिफ्ट करेगा और ये रूप ले लेगा C+I+G प्लस डेल्टा G और बढ़ गया तो ये वक्र ऊपर निकल गया। जब ऊपर गया तो ये 45 अंश की रेखा को E2 बिंदु पर काटा तो संतुलन बिंदु E1 से चल के E2 पहुँच गए। यदि हम अलग अलग अध्ययन करें, केवल E1 का अध्ययन करें या केवल E2 का अध्ययन करें, तो ये अध्ययन स्टैटिक होगा। लेकिन अगर E1 से E2 पर कैसे पहुँचे हैं उस पूरी प्रक्रिया का हम अध्ययन करें तो ये डायनेमिक स्थिति होगी, और ये परिवर्तन समय के साथ होगा, एक चरणबद्ध तरीके से होगा। तो हम इसको डायनेमिक कहेंगे। और इस डायनेमिक की स्थिति को इस चित्र के माध्यम से जब आप समझाएंगे तो देखें हो क्या रहा है कि जब इस बिंदु पर संस्थित में हम हैं और जब सरकारी व्यय बढ़ा तो आय बढ़ गई, मांग बढ़ गई, और जब मांग बढ़ेगी तो आप देख रहे हो कि ये मांग पहले कहाँ थी, यहाँ पर N1 से लेके E1 तक। अब उसी बिंदु पर मांग हो गई N1 से लेके D तक, सॉरी A है ये, तो ये मांग में वृद्धि हो गई। अब इस बढ़ी हुई मांग को पूरा ध्यान रखिएगा, मांग इधर है, उत्पादन इधर है। तो जब ये सरकारी व्यय बढ़ने के कारण इतनी मांग बढ़ गई तो अब इतनी मांग को, बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो उत्पादन जो बढ़ रहा है वो देखिए इस बिंदु पर जब आप पहुंचते हैं तो उत्पादन बढ़ के यहाँ आएगा, यहाँ आगे ये स्थिति आएगी। मेरे कहने का मतलब ये स्थिति होगी, उत्पादन N1 से बढ़ के आगे जाएगा। लेकिन अब भी जब आप इस B बिंदु पर हैं, A से B पर गए, E1 से A पर गए, A से B पर गए, अब B बिंदु पर भी अभी मांग का वक्र ऊपर है, पूर्ति का वक्र नीचे, उत्पादन कम है, मांग अधिक है, और इस नाते अभी उत्पादन और बढ़ाया जाएगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो हम यहाँ से B से C पर जाएंगे, C से आगे बढ़ेंगे, और ऐसे करते करते हम E बिंदु पर पहुँच जाएंगे। तो ये E1 से A पर जाना, A से B पर जाना, B से C पर जाना, और C से आगे बढ़ते हुए E2 तक पहुँचना, ये एक प्रोसेस है जो परिवर्तन का प्रोसेस है और जो समय के साथ होता है, और इसी प्रक्रिया को हम डायनेमिक कहेंगे। तो ये है इस बिंदु तक, इस बिंदु से E1 से E2 तक पहुँचने की जो प्रोसेस है, और जिसमें विभिन्न चर एक दूसरे को कार्य कारण परिणाम के रूप में प्रभावित करते हुए आय को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे ये डायनेमिक है। और इस नाते इस चित्र को हम डायनेमिक कहेंगे, और क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है इसलिए हम इसको मैक्रो डायनेमिक
इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और अब हम आपको इसी इक्विलिब्रियम को इस रूप में समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे संस्थिति बनी हुई है। तो जरा अब यहाँ पर ऐसा है कि कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जो मतलब BA 1 या 2 के विद्यार्थी होंगे सामान्य तौर पर, और जो आगे होंगे 3 में होंगे या जो MA क्लासेस के होंगे या जो MA कर चुके होंगे वो इसको समझ पाएंगे। और यहाँ पर जरा हम हैरड मॉडल की 2 इक्वेशन को आपके समक्ष ले आएंगे, जिसमें ये माना गया है कि हैरड ये मानते हैं कि किसी समय की जो बचत है ये यस, उसी समय की आय का एक निश्चित अंश होती है और इसको स्मॉल एस के रूप में हम लिख रहे हैं। तो और ये दोनों एक ही समय के हैं और ये हुआ किसी समय की ये बचत है। और हैरड मॉडल में ये माना गया है कि जो उपभोक्ता जो है जितनी बचत करना चाहता है उतनी बचत करने में सक्षम, इस नाते उतनी बचत कर लेता है। तो बचत और वास्तविक बचत और वो बचत जो है अभीष्ट बचत जो इंटेंडेड है वो बराबर होती है। निवेश के बारे में ये कहा गया था कि किसी समय का निवेश जो पिछली आयों में वृद्धि हुई है, पिछली आय वर्ष की आय और इस साल वर्ष की आय का जो अंश है उसका 1 गुना होती है और इस गुने को T बताया गया था। और जब दोनों संतुलन में होते हैं तो मांग और पूर्ति बराबर होती है, तो S T बराबर S I होगा। और जब ऐसा होगा तो ये देखिए S Y T ये हिस्सा बराबर होगा इसके, और अब अगर हम इसको इस पार ले जाएं, इसको इस पार ले आए तो जो हिस्सा आएगा वो ऐसे आएगा बटा YT और ये आएगा S बटा G। ये समृद्धि की दर होगी S बटा G, क्योंकि ये देखिए आय की वृद्धि और बटा पिछली आय है, ये वृद्धि की दर है, ग्रोथ रेट है, और ये S और G के बराबर है। हैरड मॉडल में S और G दोनों स्थिर हैं, इस नाते ये विकास की दर भी स्थिर होगी। और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जब इस बिंदु पर हम होंगे जहाँ समग्र मांग, समग्र पूर्ति या समग्र बचत, समग्र विनियोग बराबर होंगे, वैसी स्थिति में अगर किसी अर्थव्यवस्था की बचत और उस अर्थव्यवस्था का जो त्वरक गुणांक G है या जिसे उत्पादन पूंजी अनुपात, पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, इनका जो भागफल का ये जो अनुपात है इसके बराबर अगर ग्रोथ की रेट हो तो अर्थव्यवस्था में समय के साथ एक स्थिर विकास की दर बनी रहेगी। और यदि ऐसी दर बनी रहे तो हम कहेंगे ये स्थिर दर जो है ये माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करती है। अब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है या जो माइक्रो इक्विलिब्रियम है उसकी डायनेमिक स्थिति को हम दिखाने का प्रयास करें तो हम माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बता रहे हैं। पहले हम माइक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यहाँ पढ़ चुके हैं और माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम नीचे दिखा रहे हैं। और माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी होगी जब समय तत्व सम्मिलित होगा और समय के साथ परिवर्तन होगा, लेकिन माइक्रो तब होगी जब वो किसी एक इंडिविजुअल इकाई, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का अध्ययन करेगी। यहाँ पर हम क्योंकि इसी चैनल पर एक वीडियो मेरा पीछे पड़ा हुआ काव्य थ्योरम पर, मकड़ी जाला प्रमेय पर, और उसी प्रमेय के एक अंश को हम यहाँ यूज करेंगे। और इस नाते पहले काव्य थ्योरम पढ़ लीजिए, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि ये काव्य थ्योरम कृषि उत्पाद से किसी एक कृषि उपजों के संबंधित, किसी उपज से संबंधित है, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान या चावल हो, ऐसे उससे संबंधित होता है। और उसमें ये मान लिया गया है कि जो उत्पादन होता है वो पिछली साल के मूल्य पर निर्भर करता है, इस नाते यहाँ समय तत्व तो समाहित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब हम इक्विलिब्रियम में होते हैं और वहाँ से जब डिस्टर्ब होते हैं तो एक प्रक्रिया के तहत हम धीरे धीरे वहाँ से मूव करते 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 संतुलन तक पहुँचते हैं या संतुलन से दूर जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि संस्थिति के लिए केंद्र की ओर या संतुलन की ओर शक्तियों का आना आवश्यक या जरूरी होता है, इस नाते हम उनमें से पहले स्थिति को ला रहे हैं जो एक तरह से कन्वर्ज कॉबवेव का है। तो अगर यहाँ आपको इस वीडियो में समय के नाते बहुत अच्छी व्याख्या नहीं हो पाए तो आप काव्य थ्योरम से डिटेल वहाँ से पढ़ के इस उदाहरण को दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है, और ऐसा तब होगा जब ये ST वक्र जो बचत का वक्र है ये थोड़ा सा ज़्यादा कम लोचदार होगा और जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार होगा। और वैसी स्थिति में
जब संस्थिति डिस्टर्ब होगी तो समय के साथ हम संस्थिति पर पुनः पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति में मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है, यहाँ पर मान लीजिए ई पर, और ये मांग और ये पूर्ति है, ये देखिए वक्र अधिक लोचदार है, ये कम लोचदार है। और यहाँ से अगर किन्हीं कारणों से डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्ब बाह्य कारणों से होगी, और बाह्य कारण में ये है कि अगर किसी कारण अतिवृष्टि हो जाए, किसी कारण ओला पड़ जाए, कहीं किसी कारण सूखा पड़ जाए, जो ऐसा कारण हो पूर्ति घट जाए, पूर्ति घटने से कीमत बढ़ जाए, और कीमत अगर बढ़ जाए तो कीमत यहाँ की तुलना में, जैसे ये स्थिति है, यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच जाए, मतलब P0 से P1 हो जाए, तो यहाँ से जो स्थिति है वहाँ पर हम देखेंगे कि इस P1 कीमत पर मांग जो है कम है, पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति ज़्यादा है तो मूल्य गिरेगा, तो मूल्य गिर के इधर आएगा। और जब हम यहाँ आएंगे तो हम पाएंगे कि अब की बार जो है मांग ज़्यादा हो गई, पूर्ति कम हो गई, और इस नाते मूल्य फिर बढ़ेगा, तो ये मूल्य ऊपर जाएगा, और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होगी ये परिवर्तित होगी। और क्योंकि इस साल के मूल्य का असर अगले साल के उत्पादन पर पड़ता है, इस नाते समय के साथ ये जो संस्थिति है ये परिवर्तित होती रहेगी, और इस तरह से एक बार पर संस्थिति से विचलित होने के बाद अगर जाती है तो इस परिस्थिति में ये अंततः जो है इस संस्थिति तक पहुंचने का प्रयास करेगी, क्योंकि यह किसी एक वस्तु के मूल्य और मांग का संबंध है, इस नाते ये माइक्रो है। और क्योंकि ये संस्थिति जब यहाँ से डिस्टर्ब होती है और अंततः संस्थिति वहीं पर पहुँचने का प्रयास करती है, इस नाते ये संतुलन की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करती है, और इस नाते इस संतुलन को हम लोग माइक्रो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो काबियोफ थ्योरम के इस हिस्से को आप काबियोफ थ्योरम में डिटेल से पढ़ लीजिए। यहाँ दिखाने का ये प्रयास किया गया है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, और किसी एक वस्तु का मूल्य और मांग है, इस नाते ये माइक्रो स्टैटिक है। और यहाँ पर क्योंकि परिवर्तन हो रहा है और एक वस्तु के मूल्य और मांग से ये भी संबंधित है, यहाँ पर समय तत्व सम्मिलित हो रहा है, और पूर्ति में पिछले साल के मूल्यों के प्रभाव पड़ रहे हैं, कार्य कारण प्रभाव को दिखाते हुए ये परिवर्तन की प्रक्रिया को यहाँ भी बताया गया है। इस नाते ये डायनेमिक है, और क्योंकि किसी एक वस्तु का है, इस नाते ये स्टैटिक है। तो इस प्रकार से स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हमने जिस रूप में भी जितना डिटेल हो सकता था, उसको जितना एक वीडियो में समाहित करके आपको बताया जा सकता है, उसे हमने इस रूप में बताने का प्रयास किया है। प्रोफेसर मेहता एक और बात कहते हैं कि जब हम प्रत्याशा की बात करते हैं और वास्तविकता की बात करते हैं, मतलब एक्चुअल स्थिति क्या है और आगे क्या होगा, इसकी जब हम कल्पना करते हैं और जब उत्पादक या निवेशक इस बारे में करते हैं, तो एक होता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और एक अगला है कि प्लान्ड क्या है या कैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और जब दोनों मैच कर जाएं तब कहा जाएगा कि ये संस्थिति जो है ये क्योंकि समय को संबंधित कर रहे हैं से डायनेमिक है, और क्योंकि दोनों बराबर इस नाते इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी। तो जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आएंगे, जहाँ पर हम वर्तमान में भविष्य के संदर्भ में निर्णय लेंगे, और जहाँ पर वर्तमान और भविष्य अर्थात